AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमरा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। केंद्र सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष MSME और किसान उत्पादक संगठनों को करता है ये वित्तीय मदद। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए दालों के आयातकों को स्टॉक सीमा से दी गई है छूट। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक की सीमा अब होगी 500 मीट्रिक टन, वहीं खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा रहेगी 5 मीट्रिक टन। एपिडा बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के जरिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन यानी कि BEDF ने निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बासमती की खेती करने वाले किसानों को जागरूक बनाने के लिए उठाया है ये कदम। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला रहेगा जारी। अगले 24 घंटों में सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समेत तमाम उत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में और हो सकती है बारिश। और अब खबरों पर नजर विस्तार से डाल लेते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। कोरोना की वजह से इस बार कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने वाले वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया था। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा ने कृषि वैज्ञानिकों की सराहना की, जिनके कारण ICAR ने पिछले 9 दशकों से अधिक के समय के दौरान देश में कृषि के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। पेश हमारे संवाददाता OP यादव की एक खास रिपोर्ट। अनुसंधान परिषद ने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। ICAR के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से जुड़े देश के कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में कृषि विकास की क्रांति लाने में ICAR का योगदान अतुलनीय रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 92 वर्ष की जो यात्रा पूर्ण की है, यह पूरी तरह उनके जीवन के लिए भी उपलब्धियों से भरी है और देश को भी बहुत उपलब्धियां देने में ICAR का बड़ा योगदान रहा है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि ICAR के प्रयासों से दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में देश कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। किसानों के कल्याण के लिए दोनों मंत्रालय मिलके पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी एक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा और इसमें ICAR का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज मैं उन सभी वैज्ञानिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय IT एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया। मेरा निवेदन है साइंटिस्ट से कि किसानों के को किस तरह से बिना कोई उसको डैमेज हुए या बिना प्रोडक्ट को कोई नुकसान पहुंचे ट्रांसपोर्ट किया जाए, उसमें थोड़ी रिसर्च करिए। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि ICAR के प्रयासों से कृषि क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनेगा। The development of any country is incomplete without the development of its agricultural sector. Even more so in the context of
our country where more than half of the population directly draws its livelihood from agriculture. The credit for making us Atmanirbhar Bharat in the matter of food grains goes to our hardworking farmers and the agriculture scientists of this country. कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि देश में कृषि विकास की यात्रा में ICAR का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कृषि के अंदर उत्पादन में वृद्धि के अंदर निश्चित रूप से ICAR का बहुत बड़ा योगदान रहा और उसमें हमारे विभिन्न समय के सभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं और हमारे जो किसान बंधु हैं उनके प्रयासों से आज हम कृषि के अंदर निश्चित रूप से कई उत्पादनों के अंदर आज आत्मनिर्भर बने। कार्यक्रम के बाद ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि ICAR अपने गौरवशाली अतीत को ध्यान में रखते हुए आगे भी कृषि विकास के लिए काम करता रहेगा। देश को आत्मनिर्भर खाद्य शस्य में बनाने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का योगदान जबरदस्त रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लगातार इसके ऊपर काम करते हुए अब देश का उत्पादन खाद्य शस्य में बहुत हो चुका है, आत्मनिर्भर हैं, हम निर्यात कर रहे हैं। इस अवसर पर ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। हर एक का ये ड्रीम रहता है कि ये अवार्ड मिले और मुझे सोशल साइंस कैटेगरी में दिया गया है जो मैंने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी में कार्य किया किसानों के लिए, जो मैंने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में सॉफ्टवेयर्स में काम किया, जो सॉफ्टवेयर्स हमारे जो भी जैव विविधता है उसका जो भी मैंने रिट्रीवल सिस्टम बनाया उसके लिए उस काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड मुझे दिया गया है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त शासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। आज ये संस्था भारतवर्ष में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश और दुनिया में विख्यात है। कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के मामले में बीते 9 दशक से भी अधिक समय से देश की सेवा में कार्यरत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 93वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि अध्येताओं, शोधार्थियों, वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों को न केवल सम्मानित किया बल्कि उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए राष्ट्र विकास में उनके योगदान को सराहा। निश्चित तौर पर ICAR की इस पहल से न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के जरिए एक नए भारत की संकल्पना को संकल्पित और साकारित करने का महत्वपूर्ण काम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे पशुपालन डेयरी विभाग में निवेश को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो किसानों की आय उसको बढ़ावा दिया जाए। किसान ये शुरुआत से प्रयास किया जा रहा है कि खेती के साथ साथ वो डेयरी फार्मिंग को भी बढ़ाएं। पशुपालन डेयरी विभाग, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया है ताकि जो किसानों की आमदनी है उसको दोगुना करने की तरफ आगे बढ़ा जाए। निवेश को सुगम बनाने को ध्यान में रखते हुए अपने निवेश सुविधा प्रकोष्ठ के अंतर्गत डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर की स्थापना की गई है। यह इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए गठित की गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है जो किसानों को जागरूक करेगी। निवेश अवसरों के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट जानकारी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वो बेहतर कर सके। सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन संबंधित सवालों का जवाब देना भी इसमें सुनिश्चित किया गया है कि किसान जो सवाल पूछेंगे उनके जवाब भी दिए जाएंगे। रणनीतिक साझेदारी के साथ जुड़ना भी किसानों को सिखाया जाएगा ताकि वो जागरूक हो सके और डेयरी फार्मिंग को आगे बढ़ा सके। राज्य के विभागों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ जमीनी रूप से सहायता प्रदान करना यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को बेहतर किया जाएगा। प्रतिभागियों के साथ मिलकर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। गांव-गांव के स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि जागरूकता को बढ़ाया जा सके। संभाग 8 कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक कोष भी स्थापित किया गया है ताकि विस्तार दिया जा सके। योजना का लाभ डेयरी प्रसंस्करण संबंधित मूल्य संवर्धन बुनियादी अवसंरचना को रखा गया है। इसके साथ साथ मांस प्रसंस्करण संबंधित मूल्य संवर्धन बुनियादी अवसंरचना और पशु आहार संयंत्र के क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना भी की गई है।
मौजूदा इकाइयों को विस्तार करने के लिए उठाया जा सकता है। ऋण पर 3% ब्याज की छूट भी दी गई, यानी कि जो लोन लेते हैं उनमें 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। 6 वर्ष अदायगी की अवधि के साथ ही 2 वर्ष अवधि की छूट भी निर्धारित की गई है। ये किसानों की सुविधा के लिए किया गया है और इन सारी चीजों के लिए 750 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी गई है ताकि जो किसान है इसका लाभ उठा सके। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23% का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पिछले 5 वर्षों की बात करें तो 5 वर्षों में देश के वार्षिक दुग्ध उत्पादन में 6.4% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि दुग्ध उत्पादन बढ़ा है, जिससे इसका सीधा फायदा किसानों को मिला है। और अब बात करेंगे दाल के स्टॉक की। दालों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के बाद केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे किसानों को काफी मदद मिलेगी। कीमतों में नरमी आने के बाद केंद्र सरकार ने मिल मालिकों और थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा में ढील दी है और आयातकों को इससे छूट भी दी गई है। हालांकि इन संस्थाओं को उपभोक्ता मामले विभाग के वेब पोर्टल पर अपने स्टॉक की घोषणा करनी होगी, यानी कि जानकारी देनी होगी। जो स्टॉक सीमा है केवल अरहर, उड़द, चना और मसूर दाल पर लागू होगी। संशोधित आदेश में प्रावधान किया गया है कि स्टॉक सीमा केवल अरहर, मसूर, उड़द और चने पर 31 अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 500 मीट्रिक टन निर्धारित की गई है। और अब बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्रों की। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी के डायरेक्टर डॉक्टर टीके बेरा देवरिया के कृषि विज्ञान केंद्र पर पहुंचे, जहां पर केवीके का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी अपने रिसर्च को किसानों के खेत तक केवी के माध्यम से पहुंचा रहा है। डॉक्टर बेरा ने यह भी कहा कि गांवों में कुपोषण बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। कुपोषण से निपटने में सब्जी की भूमिका महत्वपूर्ण है। घरों व विद्यालयों में पोषण वाटिका स्थापित कर कुपोषण मिटाया जा सकता है। जो आप जानते हैं कि जो हमारा सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, उसमें बहुत सारे जो वैरायटी जो हमने किस्में विकसित किए हैं ये किसान भाइयों के लिए, और उसके साथ साथ जो हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी बनाए हैं, जैसे आपने पॉली हाउस में कैसे वैसे सब्जी आप कल्टीवेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सब्जियों में हमारा वैरायटी कहाँ कैसे चलेगी, उसकी क्या उसका उपज है और कैसे उसको हाई यील्डिंग न्यूट्रिशन लेवल में उसको कर सकते हैं, उसको भी हम उसको विचार कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, जो आप जानते हैं कि आजकल जो हमारा पोषक का जो हमारा है सब्जी सबसे अच्छा है, उसके लिए जो आप लोग खाना कैसे खाना चाहिए और किसको सब्जी का जो गेहूं और धान खेती करते हैं उसके साथ सब्जी का खेती जरूर करना चाहिए। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि कोई आपके छोटे न्यूट्रिशन गार्डन भी बना सकते हैं, जो अपना घर के सामने या घर के पीछे की तरफ जो आप पोषक जो सब्जी उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपने बहुत सारे हमारा जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है वैरायटी विकसित किया गया है, जिसमें आपका बहुत सारे विटामिन मिनरल्स का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और इसको लेके आप उसको खेती कर सकते हैं और आपने जो आपका शरीर और स्वास्थ्य जो है उसको ठीक कर सकते हैं। सब्जी अनुसंधान केंद्र के निदेशक टीके बेरा ने यह भी कहा कि नई तकनीकी से सब्जी बेमौसमी सब्जी उगाकर किसान काफी धन अर्जित कर सकता है। किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के जीवन स्तर उठाना चाहिए। केवी के लगातार नए शोध के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। किसान केवी के केंद्र हमारा कृषि विज्ञान केंद्र सब स्थापित किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है जो हमारा जो रिसर्च वैज्ञानिक लोग रिसर्च किए हैं उसको किसान भाई तक पहुंचाना है। इसके लिए केवी के सबसे जो काम कर सकता है और हमारा जो नया तकनीकी हमारा जो रिसर्च में होती है और उसको आप आगे बढ़ा के जो किसान भाई को पास दे सकते हैं। बहुत सारे जो हमने बताया कि टेक्नोलॉजी विकसित किया गया जिसको किसान तक पहुंचा नहीं है, इसके लिए केवीके के माध्यम से हमारा जैसे यहाँ पे देवरिया में केवीके है, इस केवी के माध्यम से हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और जिससे वो लोग किसान तक पहुँचाएँ और उसके जो लाभान्वित हो सकते हैं। और बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण की। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए केंद्र सरकार लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने की योजना पर लगातार काम कर रहा है। सरकार की इस योजना से किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के मसले पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम विस्तार में बिहार से लोकसभा सांसद पशुपति कुमार पारस जी को बतौर कैबिनेट मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। आइए जानते हैं इनका क्या रहेगा विजन प्लान और भविष्य की कार्य योजना। सर, आपको सबसे पहले बधाई। आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और पहली बार मैं लोकसभा का सदस्य बन के आया हूँ। उन्होंने भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर में बनाया हमको। ये किसान से रिलेटेड विभाग है। कृषि क्षेत्र में देश के आत्मनिर्भर बनाने के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नई लिंक प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस पर लगभग 11 करोड़ रुपया खर्च का अनुमान है। भविष्य में किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने से काफ़ी मदद मिलेगा। सरकार 10,000 FPO संगठन बना रही है। जो आम आदमी है, कॉमन मासेस है, उनके बीच आप जाते आते रहते हैं। उनके जो उत्पाद हैं कृषि से जुड़े हुए, कोई खाद्यान्न हो या सीरियल्स हो, उनको वाजिब दाम नहीं मिलते, लेकिन उनका प्रसंस्करण करने के बाद वो महंगे दामों में कंपनियां बेचती है। अब आपको जिम्मेदारी मिली है तो आपके अंदर जो एक संवेदना रहती है गरीबों के कल्याण के प्रति, अब आप किस तरह देखेंगे इसको? करीब करीब 2 लाख टन अनाज पूरे प्रति वर्ष बर्बाद हो जाता था। अब जैसे लीची है, अब लीची में जैसे A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, D ग्रेड है। तो A ग्रेड और B ग्रेड जो लीची है वो मार्केट में बिक जाता है अच्छी कीमत पर, लेकिन C ग्रेड और D ग्रेड है वो नहीं बिक पाता, बर्बाद हो जाता है। उसी तरह से फल है, आलू है, जितना भी सब है फसल, तो उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। खाद्य प्रोसेसिंग का सेंस ये है कि उसको प्रोसेसिंग करके उसको बंद डब्बा में हम लोग बनवाते हैं, कंपनी बनाती है। और वही सामान जो मार्केट में 5 रुपये में बिकता था, वो फूड प्रोसेसिंग होने के बाद वही उसी का कीमत 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना मार्केट में जाता है, जिससे किसान को अधिक से अधिक लाभ पहुंचता है। काफ़ी सारे युवा है, पढ़े लिखे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा, ऐसे में उनकी आपसे उम्मीदें बढ़ी है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगेंगे, मेगा फूड पार्क लगेंगे, कोल्ड स्टोरेज आएंगे वहाँ पे, तो उनको रोजगार मिलेगा, कारोबार मिलेगा। तो किस तरह आप देखते हैं इसको? जिसमें काफ़ी बेरोजगार लोगों के लिए काफ़ी उम्मीदें हैं। और चूँकि अभी ये विभाग में हम 10 दिन पहले मैं ज्वाइन किया हूँ, 1 महीना हमको काम करने दीजिए। 1 महीना के बाद पूरा डिटेल्स में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कितने लोगों को सालाना हम रोज़गार दे सकते हैं, कितने लोगों को रोजी रोटी दे सकते हैं और किसान को कितना लाभ पहुंचेगा। पर बड़ी जिम्मेदारी है, और जो जमीनी स्तर पर जो ग्रामीण जो लोग हैं उनके कायाकल्प और उनके आर्थिक उन्नयन की जिम्मेदारी को आपको लेकर पूरा करने का एक चुनौती का काम मिला है। आप किस तरह देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने आपने विश्वास जताया। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मुझ पर विश्वास जताया गया है, मैं उस पर निश्चित रूप से रात दिन मेहनत करूंगा। मेहनत करके और मैं इस विभाग को अच्छे से अच्छे विभाग में विकास करके मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विभाग में जो भी काम होगा अच्छे ढंग से मैं काम करूंगा और काम करके किसान के हित की बात जो होगी, बेरोजगार लोग जो उनको रोजी रोटी की बात होगी, इस सब में काफ़ी साल भर 6 महीना के अंदर में काफ़ी आपको परिवर्तन मिलेगा। तो ये केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उसको न केवल पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे, बल्कि जमीनी स्तर पर नई नई नीतियां और योजनाएं बनाकर आम जन को उनका फायदा दिलाकर देश के गांव, गरीब और किसानों का कल्याण करने का महत्वपूर्ण प्रयास भी करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन भीम सिंह के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे बासमती चावल की खेती की। बासमती चावल उत्पादकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि इसका रकबा बढ़ाया जा सके। इपेडा ने बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के जरिए बासमती चावल उत्पादकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है ताकि इन किसानों को जागरूक किया जाए। बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन ने निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बासमती चावल की खेती के लिए एक अभिनव कदम की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के चावल निर्यातक संघ के सहयोग से उच्च गुणवत्ता वाला बासमती चावल उगाने के लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। बासमती धान की खेती में रसायनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के बारे में किसानों को जागरूक करने का एक अभियान की शुरुआत की गई है ताकि जो जैविक खेती की तरफ वो आगे बढ़ सके। बासमती चावल की खेती एक भारतीय परंपरा है और इस परंपरा को बनाए रखना एक सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि वैश्विक बाजार में बासमती चावल की भारी मांग है और किसानों को समझाया जा रहा है कि वो जो है खाद का प्रयोग कम करें, जैविक खेती की तरफ आगे बढ़े। किसानों से राज्य की कृषि विभाग के माध्यम से बासमती.net पर अपना पंजीकरण कराने का भी अनुरोध किया गया है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 125 से अधिक किसानों ने इस जागरूकता अभियान में भाग लिया है और बासमती का रकबा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बासमती का उत्पादन करने के लिए सही मात्रा में रसायनों और उर्वरकों का उपयोग करने की भी किसानों को लगातार सलाह दी जा रही है। दुनिया में बासमती चावल की मांग बढ़ाने में मदद मिल सके और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके, ये जागरूकता अभियान का यही लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एपीडा बीईडीएफ के जरिए बासमती चावल की खेती को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों की सहायता की भी अपेक्षा कर रहा है, क्योंकि कृषि जो है वो राज्य सरकार का विषय। एपीडा ने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसानों को प्रमाणित बीजों के साथ साथ रासायनिक उर्वरक वैज्ञानिकों का भी सलाह दी है। बासमती चावल का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके, जिससे देश से बासमती चावल के निर्यात को और अधिक बढ़ावा मिल सके। इसी के लिए बासमती.net को एपीडा द्वारा विकसित किया गया और इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना है। भारत ने 2020-21 में 29,849 करोड़ रुपए यानी कि 4,019 मिलियन अमेरिकी डॉलर का 4.63 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात किया था। इसके साथ भारत सरकार देश में कृषि विकास को गति देने के लिए कार्य कर रही। इसी क्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस से राजस्थान के किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल रणवीर सिंह गुड्डा ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। केंद्र सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय द्वारा गाँव में छोटी छोटी प्रसंस्करण यूनिट लगाने के साथ साथ मेगा फूड पार्क और कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में राजस्थान से रणवीर सिंह हुड्डा हैं, जो प्रगतिशील किसान है, युवा नेता हैं, वो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से मिलने आए थे। उनका मानना है कि राजस्थान में अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फलेगा फूलेगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक रूप से संपन्न बनेंगे। आइए जानते हैं इनका क्या। आप मंत्री जी से मिलने आए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर राजस्थान के संदर्भ में क्या बात हुई? देखिए, पारस जी हैं, वो हमारे नेता हैं और हम उनसे बधाई देने के साथ साथ में राजस्थान के अंदर जो एक सूखा प्रदेश है और वहाँ पर बाजरे की फसल, सरसों की फसल भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन उनमें वहाँ पर किसानों को वहाँ पर कोई प्रोसेसिंग, कोई इंडस्ट्री नहीं होने के कारण से किसानों को पूरा उसका मूल्य नहीं मिलता है और वहाँ लाखों जो किसानों के बच्चे बेरोजगार है राजस्थान के अंदर। तो मैंने माननीय मंत्री जी पारस जी से जो बात करके और हमने यही उनसे कहा है कि राजस्थान के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वहाँ पर लोगों को रोजगार मिले। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में कई ऐसी फसलें हैं जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है, लेकिन मूल्य संवर्धन नहीं होता, वो खराब हो जाती है समय पर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोल्ड स्टोरेज बनना, मेगा फूड पार्क बनना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राजस्थान के अंदर सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के अधिकांश जो है लोग हैं खेती पर और जो पशुपालन के ऊपर निर्भर हैं। तो प्रोसेसिंग यूनिट अगर बन जाती है वहाँ पर, जो कि बिल्कुल नगण्य है, नहीं के बराबर अभी तक राजस्थान के अंदर जो वहाँ पर विकास हुआ है इस क्षेत्र के अंदर, तो जो कोल्ड स्टोरेज है, चाहे वो इसके अंदर प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाए और इसको लेकर के विशेष जो अभियान चलाने की आवश्यकता है। राजस्थान में बहुत सारे युवा हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के जरिए उनको रोजगार देना, अपने पैरों पर खड़ा करना और एक नए इंडिया का सपना साकार करना किस तरह देखते हैं आप? सबसे ज़्यादा अहम जो क्षेत्र है वो खेती का है और खेती की जो फसल है उसका निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जो पशुपति कुमार जी हैं, जो इनसे बहुत राजस्थान को लाभ होगा और प्रोसेसिंग जो उद्योग लगेगा उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो थे रणवीर सिंह गुड्डा, जो न केवल एक प्रगतिशील किसान है बल्कि युवा नेता भी है। इनका मानना है कि राजस्थान जैसे राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि बेरोजगार जो युवा है उनको रोजगार मिलने से ग्रामीण भारत में एक आर्थिक तरक्की आएगी और एक नए भारत का सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो सच्चे मायने में संकल्पित और साकारित होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन भीम सिंह के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं बदलते मानसून की। दिल्ली सहित देश भर में मानसून दस्तक दे चुका है। कहीं बारिश की फुहारें गर्मी से राहत दे रही है तो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। कैसा रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों में मौसम का हाल, ये जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। मेरे साथ आर.के. जनमणि जी हैं जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं आईएमडी डिपार्टमेंट में। आइए उनसे बात करते हैं। सर, मानसून को लेकर के अभी क्या स्थिति पूरे देश में बनी हुई है? नहीं, देखिए, जो उत्तर भारत है हमारा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का जो पूर्व राजस्थान और हिमालयन का जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इसमें बारिश चालू है जो हमारा शुरू हुआ था 2 दिन पहले और आज 3rd डे है। और उसके साथ साथ जो इंटेंसिटी है वो कम हो रहा है
तो अगर पिछले 24 आवर्स का बात करें तो दिल्ली में भी हैवी रेनफॉल है। आज हैवी रेनफॉल, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। पंजाब, हरियाणा और जो इलाका है वेस्टर्न हिमालयन रीजन एक दिन रहेगा, इसलिए ऑरेंज अलर्ट है आज के लिए, और आगे रिड्यूस होगा। देखिए क्लाउड भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। और बाकी जो हमारा जो वेस्ट कोस्ट है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात का दक्षिण हिस्सा, वहाँ थोड़ा लंबा टाइम रहेगा। और बॉम्बे में तो अभी भी हैवी रेनफॉल चल रहा है। तो मानसून जो एक्टिव है मेनली पेनिनसुलर इंडिया में है और उत्तर भारत में है ना, यही है। और आगे जो वो फोरकास्ट है हमारा एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, ये जो उड़ीसा कोस्ट में आप देखेंगे तो क्लाउड बढ़ रहा है। उड़ीसा में कम रेन हुआ है और आगे जो 22 जुलाई को एक लो प्रेशर बन जाएगा 48 आवर्स में। तो इसके वजह से हमारा जो थोड़ा एक्टिविटी नहीं है, जो पूर्व केंद्रीय भारत है, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ एक्टिविटी कम है, तो ये फिर बढ़ेगा 22 ऑनवर्ड। तो यही मेन फीचर्स है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश कम है और बिहार में भी बढ़ेगा। अभी जो एक्टिविटी था उत्तर भारत और पश्चिम भारत में जो हमारा है, जो वेस्ट कोस्ट बोलते हैं, वेस्ट कोस्ट तो रहेगा, लेकिन जो कम बारिश होता था जो पूर्वोत्तर राज्य और हमारा उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, ये बढ़ेगा। किसानों को लेकर के हम बात करें अगर थोड़ी, क्योंकि किसान की जो है वो पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर करते हैं, तो क्या फसल चक्र की बात होती है? क्योंकि कहीं अगर बहुत ज़्यादा बारिश है तो किसानों को तो उसका से अपनी फसल को चेंज करना पड़ेगा, तो किसानों के लिए क्या खबर हो सकती है इस वक्त? देखिए जो उत्तर पश्चिम भारत है, चाहे राजस्थान हो, पंजाब, हरियाणा हो, वो डिलेड मानसून था। हमारा जो पंजाब, हरियाणा, जो दक्षिण पंजाब और उत्तर राजस्थान, तो उसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि जो मानसून ब्रेक और वीक हो गया, तो 19 जून या 22 जून ऑनवर्ड 10 जुलाई तक लंबा टाइम था। और अभी जो है अभी तो ठीक ठाक है। अभी हम जो देख रहे हैं अच्छा बारिश हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जो भी थोड़ा कमी रहा वो आगे फिर रेनफॉल में कप हो जाएगा। बाकी जो हमारा जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ फिर पिकअप कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आगे तो सुधरेगा। जो भी कंडीशन अभी है उसमें थोड़ा सुधार आएगा, यही है। तो आपने वरिष्ठ साइंटिस्ट को सुना कि किस प्रकार से उन्होंने बोला कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश लगातार बनी रहेगी और जो गर्मी की संभावना है उससे भी राहत मिलेगी। कैमरामैन अनिल के साथ चंद्रशेखर, टीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।